ठीक है, तो आज अपन एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा इसमें वो मतलब हैवी पार्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है इसमें अपन मेनली 2-3 चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि जो वाटर है वो 2/3 पार्ट है अर्थ का। ठीक है, बहुत वाटर ही वाटर है पूरे अर्थ पे, लेकिन तो भी हम कुछ उसका जो थोड़ा सा ही परसेंटेज है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं या फिर हम कर सकते हैं, बेसिकली केपेबल है उसको यूज़ करने के। ठीक है, और इसी वजह से जो है वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैरिटी है। वाटर जो है एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, हम जानते हैं, वो हर साल जो है रिप्लेनिश हो जाता है, हर साल वो वापस आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी वाटर की जो समस्या है, पानी ना होने की जो समस्या है, वो बहुत बड़ी है। इवन कुछ सालों में जो है ये बोला जा रहा है कि जो अब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा किसके ऊपर होगा, वाटर के ऊपर होगा। तो मतलब जो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है लेकिन उसकी इतनी स्कैरिटी है, वो इतनी बड़ी चीज़ बन चुकी है। ठीक है, तो अपन ने ये बात कर ली। अब अपन बेसिकली 2 या 3 टॉपिक ही देखने वाले हैं इसमें। सबसे पहले तो ये मोस्टली ये देखेंगे कि वाटर स्कैरिटी हो क्यों रही है, वाटर की जो कमी है वो हो क्यों रही है, वाटर जो है, जो पानी है वो गंदा क्यों हो रहा है, मतलब जो अच्छा वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसको हम वो उसकी कमी कैसे हो रही है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि डैम्स जो है वो किस तरीके से अच्छे हैं। ठीक है, डैम्स के बारे में देखेंगे, डैम्स कैसे अच्छे हैं, और फिर हम देखेंगे कि डैम्स किस तरीके से बुरे हैं, मतलब एडवांटेजेस ऑफ डैम्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स। और उसके बाद जो हम एक और टॉपिक है शायद इस चैप्टर में, वो क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो यही 2-3 टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चालू करते हैं। मैंने बता दिया कि वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उसके बाद भी उसकी स्कैरिटी हम फील कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जो कमी है वो हम फील कर सकते हैं। फील क्या कर सकते हैं, लोग मर रहे हैं, ठीक है, वाटर की स्कैरिटी के कारण। तो अब हम वही देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कॉसेस ऑफ वाटर स्कैरसिटी क्या है, जो कॉसेस क्या है वाटर स्कैरसिटी के। सबसे पहले तो इरेगुलर प्रेसिपिटेशन, मतलब कि भगवान ने सबको एक जैसी कृपा नहीं दिखाई है। कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम बारिश होती है। तो जहाँ पे कम बारिश होती है उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको वाटर नहीं मिल रहा है, और नहीं तो कहीं पे फ्लड्स ही आ रहे हैं, सीधे फ्लड्स ही आ रहे हैं, नहीं तो कहीं कहीं पे नॉर्मल भी जितनी ज़रूरत है उतनी बारिश भी हो रही है। तो सबसे पहला रीज़न जो है ये वाटर की कमी होने का, वो सबसे पहले एक नेचुरल रीज़न है। क्या कि जो प्रेसिपिटेशन है उसी में प्रॉब्लम है, इरेगुलर है, कहीं पे हो रही है कहीं पे नहीं हो रही है, और जहाँ हो भी रही है वहाँ कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। तो मतलब इस तरीके की जो है इरेगुलरिटी है। तो ये सबसे पहला रीज़न है। ठीक है, ये नेचुरल रीज़न है जिसके कारण जो है वाटर की कमी हो रही है। सेकेंड रीज़न क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर से यहाँ पे क्या मतलब है कि हम एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से यूज़ करना, बहुत बुरी तरीके से यूज़ करना। ठीक है, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर मतलब क्या कि वाटर एक रिसोर्स है, और वाटर को जो हम इतनी बुरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही अंधा यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण जो है वाटर की स्कैरिटी हो रही है। ठीक है, हम मतलब डे टू डे लाइफ में भी जो नॉर्मल लोग हैं वो भी उसका बहुत ही बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको जिनको रोज़ मिल रहा है उनको कीमत नहीं है। ठीक है, जिनको 300 रुपये पर मंथ में पानी मिल रहा है रोज़, ठीक है, उनको उसकी कीमत नहीं है, तो वो तो अच्छे से बहा रहे हैं उस पानी को। तो डे टू डे लाइफ से हो रही है। सबसे पहले तो लोगों की जो डे टू डे लाइफ है उससे भी मतलब पानी की कमी हो रही है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं किसको, वाटर को। ठीक है, तो वो जो वाटर को गंदा कर रही हैं उसके वजह से भी जो है वाटर की बर्बादी हो रही है, वाटर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि हमने वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया है। ठीक है, नाउ इरीगेटिव एग्रीकल्चर फील्ड्स, तो अब जो हमारे जो खेत होते हैं जहाँ पे इरीगेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है, तो उनके वजह से भी जो है पानी ख़त्म हो रहा है। अब क्यों ख़त्म हो रहा है, लाइक तो हम खेत नहीं लगाएं क्या, मतलब खाना तो ज़रूरी है ना, पानी के बाद खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको इरीगेट करने के लिए तो पानी की ज़रूरत है। मतलब प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहीं पे भी जहाँ पे खेत होते हैं तो सबके अपने अलग अलग खेत होते हैं। इतना एरिया एक फार्मर का होता है, इतना एरिया अलग फार्मर का होता है। तो इस तरीके से एक गाँव में बहुत से फार्मर्स होते हैं और उसी गाँव में बहुत से अलग अलग खेत भी होते हैं। अब हर फार्मर यही कोशिश करता है कि मैं अपने पानी पे इंडिपेंडेंट रहूं, तो अपने पानी पे इंडिपेंडेंट रहने के लिए क्या करता है, वो वेल्स खुदवाता है, ठीक है, या बोरिंग, वो कुछ भी ऐसा करता है। तो अब होता क्या है कि बहुत सारी बोरिंग्स हो जाती है हर इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए। अब ये इंडिविजुअल फार्मर्स क्योंकि अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं अपने पानी के लिए, तो अब वो लोग अंधा पानी यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस वजह से जो है बहुत सी बोरिंग्स बनती हैं, बहुत सारी मतलब ट्यूबवेल्स बनते हैं, और यहाँ इरीगेशन की वजह से भी बहुत सा पानी चले जाता है। और जिस एरिया में जितने बोरिंग, जितना ऑक्यूपेशन ऑफ वाटर, क्या होगा कि वहाँ की जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से भी जो है पानी की कमी हो रही है। ये हमारा थर्ड रीज़न है। ठीक है, फोर्थ रीज़न क्या है
कि इंडस्ट्रीज, जैसा इंडस्ट्रीज हमने पहले भी कवर कर लिया है, लेकिन एक और इंडस्ट्रीज इज द मेन पॉइंट, तो मैं एक बात बता रही हूँ कि इंडस्ट्रीज़ के कारण भी सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज़ पानी का यूज़ करती हैं, सबसे पहले तो वो वाटर वेस्टेज है कि हाँ वो लोग पानी का यूज़ करती हैं। सेकेंडली जो पानी अब गंदा हो गया या फिर बहुत जो उनके हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल जो भी उनका वो चीज़ें होती हैं जो अब उनके किसी काम की नहीं रह गई, वो हार्मफुल ही रहेंगी क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, हम हाउस होल्ड की चीज़ें बात नहीं कर रहे हैं। तो जो अब ये हार्मफुल केमिकल्स होने वाले हैं, चाहे वो पानी के हों या पानी के नहीं हो, अब वो कहाँ जाएंगे, वो नदियों में चले जाएंगे, वो कहीं ना कहीं तो वो उनको डिस्चार्ज करेंगे। अब वो जहाँ पर डिस्चार्ज करते हैं तो वो जो पानी है उसको भी साथ में वो गंदा कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी जो है पानी स्कैरिटी हो रही है कि पहले तो इन्होंने खुद ने यूज़ किया पानी को, और अब जो है जो साफ़ पानी है उसमें उन्होंने अपना डिस्चार्ज जो है अपना जो वेस्ट जो था वो डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। तो उसके वजह से भी पानी की स्कैरिटी हो रही है। देन व्हाट, रिलीजिंग अनट्रीटेड केमिकल्स इनटू वाटर बॉडीज, अनप्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। अनप्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम मतलब समझ ही रहे हो कि भैया लोग, सरकार ने, सबने प्लान करके रखा है कि कहाँ पे हमारी जो ड्रेन है वो जाएंगी, कौन सा पानी जो है हमें गंदा करना है, किसको हमें सुरक्षित रखना है, वगैरह वगैरह। लेकिन अनप्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम मतलब समझ रहे हो ना, मतलब हमें मतलब नहीं है कि नदियाँ खराब हो, हमें मतलब नहीं है कि सरकार को नुकसान हो, मतलब नहीं है कि आगे चल के पानी ना बचे, हमारा जहाँ फ़ायदा हो रहा है हम तो वहीं पे अपना वेस्ट डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे जो लोग करते हैं, इलीगल है लेकिन ऐसे जो लोग करते हैं उसके वजह से भी पानी बहुत जो है पानी की कमी हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसके वजह से जो है पानी की कमी हो रही है। तो ये पहले लिख लो। पहले इतना लिख लो।
इस वाले में meanwhile it is polluted due to hazardous practices by industries. तुम आगे आके बैठ जाओ ना, तुम इसके बगल में आके बैठ जाओ। कौन सा? इरिगेशन एग्रीकल्चर फील्ड नहीं मिटाऊँ? कौन सा पॉइंट? फील्ड्स
इसके जो 2 पॉइंट और थे, इंडस्ट्रीज़ वाले और क्या बोलते हैं अनप्लैन्ड ड्रेनेज वाले, वो लिख लो। देख लिया ना ये।
अनट्रीटेड केमिकल्स का क्या मतलब है? रिलीजिंग अनट्रीटेड केमिकल्स इनटू वाटर बॉडीज, हाँ हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है। मतलब मोस्टली ये बोला जाता है फैक्ट्रीज़ को कि अगर आपको आपका वेस्ट जो है अगर कहीं पे डालना है तो आप पहले उसको ट्रीट कर लो। ट्रीट कर लो मतलब कि जैसे कुछ बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक केमिकल्स हैं तो उनको एटलीस्ट न्यूट्रल कर दो, ठीक है। एटलीस्ट उनको थोड़ा लेस हार्मफुल कर दो किसी और चीज़ से रिएक्ट वगैरह करवा के, और तब उनको अगर तुम्हें कहीं डालना है तो डाल दो। इससे होगा ये कि वहाँ की जो लाइवलीहुड है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ की जो फिश एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो हार्म नहीं होंगे ये एसिडिक और बेसिक नेचर से जो केमिकल्स आपने डाले उसके, ठीक है। लेकिन इससे हो क्या रहा है, जो अपनी फैक्ट्रीज़ हैं उनका तो खर्चा बढ़ रहा है ना। एक हमारा वेस्ट हो गया, हमारे लिए वो चीज़ फेंकने वाली है, उस फेंकने वाली चीज़ पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको तो अपना फ़ायदा दिख रहा है, तो वो लोग क्या इलीगली क्या करते हैं कि उसको वैसे का वैसा फेंक देते हैं। तो वही बोला गया है कि अनट्रीटेड केमिकल्स। ठीक है, तो अभी ये अपना हो गया कि जो अपने मतलब देश में जो वाटर स्कैरसिटी है वो क्यों हो रही है, किन किन वजहों से हो रही है, ये हमने देख लिया। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं वाटर स्कैरसिटी से रिलेटेड, मतलब कि नया जो टॉपिक है वो क्या है, डैम्स। ठीक है, अब डैम्स को मतलब तुम्हारी बुक ने उसको कैसे बोला है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। मतलब बोला क्या है, ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन उन्होंने मोस्टली किस चीज़ का इस्तेमाल किया, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो क्या है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, डैम्स। ठीक है, अब डैम्स होते क्या हैं ये तो ऑब्वियसली क्लियर होगा कि भैया कोई नदी है या कोई भी फ्लोइंग बॉडी, कोई भी फ्लोइंग वाटर बॉडी है, तो फिर क्या करेंगे हम उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। मतलब डैम्स क्या होता है, बेसिकली हम एक दीवार खड़ी कर देते हैं कि जो वाटर है अब इस जगह से इधर ना जाए। ठीक है, वो वाटर के फ्लो को रिटार्ड करता है, उसको रोक देता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली डैम्स। अच्छा, और हम ऐसा क्यों किया, हमें ठीक है हमें वाटर की कमी है, तो हम जो पानी बह रहा है हमने उस पर जो है डैम लगा दिया। अब जो पानी बह रहा है हम उसको भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, हमें उसमें डैम्स लगाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अब डैम्स लगाने का ये जो है फ़ायदा होता है कि जो पानी बहते जा रहा है वो नहीं बहेगा, बेसिकली हमारे पास एक बहुत ज़्यादा जो पानी है वो बचा रहेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, गिवन टाइम पे हमारे पास ज़्यादा पानी होगा। ठीक है, जब नदी बह रही थी तब तो एक थोड़ा सा ही अमाउंट ऑफ पानी था ना हमारे पास, क्योंकि सारा पानी वो बह के आगे जा रहा था। तो बेसिकली हमने डैम्स इसलिए लगा दिए कि हमारे पास एक टाइम पे थोड़े ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी रहेगा। अब डैम्स जब रहेंगे तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जो है ला सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लोइंग वाटर से तुम इलेक्ट्रिसिटी कैसे लाओगे, अगर डैम्स होंगे तो तुम उनके जो एनर्जी है, मतलब जो पानी जा रहा है उसकी जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके तुम जो है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो बेसिकली बहुत सारे काम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास डैम्स हैं तो। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो जो भी है, तो यही हुआ कि जो है हम लोगों ने बहुत सारे डैम्स बनाना चालू किए हमारे देश में। ठीक है, जहाँ जहाँ पानी की कमी हो रही थी वहाँ पे डैम्स बनाने चालू किए कि जो पानी हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं या फिर ज़्यादा हम ला सकते हैं डैम्स के द्वारा, तो वहाँ पे जो है डैम्स बना दिए गए। ठीक है, अब ये जो डैम्स है बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, इरिगेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। ठीक है, जो वहाँ का पानी जो खेतों में भी जा रहा है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी होते हैं। मतलब डोमेस्टिक यूज़ मतलब क्या, डेली डे टू डे लाइफ घर का जो यूज़ है। ठीक है, तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी होते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम यूज़ कर पा रहे हैं डैम्स के थ्रू। और डैम एक क्या है, एक बेसिकली एक बैरियर है फ्लो ऑफ वाटर में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है अगर हम डैम्स के एडवांटेजेस की बात करें तो ये इतना ही है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि डैम्स जो है यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। सबसे पहले मैंने जैसे बताया इरिगेशन में हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है हम वो कैसे कर सकते हैं,
यहाँ डैम्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक पर्पस, मैंने बताया मतलब घरों में भी जो है डैम्स के थ्रू नहीं, पर डैम्स की वजह से जो पानी आया उस पानी को भेजा जा रहा है डोमेस्टिक पर्पस, मतलब घरों में भेजा जा रहा है बेसिकली, ठीक है। सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर्स को भेजा जा रहा है। फिश ब्रीडिंग हो रही है, मतलब वहाँ पे जो फिश की जो खेती बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, तो वो भी हो सकती है, मतलब वो भी करी जा रही है। मतलब तुम्हारे पास पानी है तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने सब कुछ देखा हमारे डैम्स के बारे में। अब तुम्हारे बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लेना कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 26, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो इनको बड़े अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये MCQs में आ सकते हैं, ऐसे डेटा वाली चीज़ें, ठीक है। और ये था सब कुछ डैम्स के बारे में। डैम्स आर नाउ कंसिडर्ड एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ठीक है। डैम्स को अभी क्या बोला जाता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, एज दे इंटीग्रेट मैनी यूजेस। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम डैम्स टू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये थोड़ा थियोरी का पार्ट है कि हाँ, जो जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि डैम्स हमारे मॉडर्न टेम्पल्स होंगे, ये मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं डैम्स हमारे लिए, ठीक है। देन एज दे वुड हेल्प इन एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी, ब्लूमिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी। तो देखा जाए तो डैम सीरियसली बहुत ही बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए, वो बहुत हेल्प करता है। आगे हम इसके डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे कि अगर हम बैरियर लगाते हैं कहीं पर भी, मतलब वाटर के फ्लो में अगर हम कहीं भी बैरियर लगाते हैं, तो जहाँ पे बैरियर लग गया उसको तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब उसके पास तो बहुत पानी है। लेकिन अब जहाँ पानी नहीं जा रहा उसको तो प्रॉब्लम हो रही है ना, बैरियर लगा दिया तो फ्लो रुक गया ना, कहीं पे पानी जाना बंद हो गया, तो अब उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो अभी अपन देखेंगे उसके बारे में जो डिसएडवांटेजेस हैं। अभी तुम लोग एडवांटेजेस लिख लो।
इसी के आगे लिखना है पॉइंट्स। नहीं, ये यूजेस ऑफ उसके पॉइंट्स नहीं है, ये एसेंट पूरे टॉपिक के पॉइंट्स हैं, लाइक डैम्स के पॉइंट्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिए थे एडवांटेजेस ऑफ डैम्स, और हमने देखा कि किस डैम्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, हमने सारी चीज़ें देखी। अब अपन देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स, ठीक है, कि डैम्स को हमने बनाया तो इतने सारे पर्पस के लिए, लेकिन अब वो किस तरीके से हमें रिवॉर्ड बैक कर रहा है। सबसे पहले तो सेडिमेंटेशन, जैसे अगर अपन ने कहीं पे भी जो नदी बह रही है, सबसे पहले ऐसे समझो, जो नदी बह रही है वो अपने साथ बहुत चीज़ें लेके जा रही है, बहुत अलग अलग तरह के कुछ जो नेचुरल केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो लेके जा रही है। जो सैंड होता है, क्योंकि सारी चीज़ें मतलब जा तो बेसिकली समुद्र में रही है, तो ये जो भी है, ये जो रेगुलरिटी है, तो बहुत सारे जो है वो सैंड लेके जा रही है रिवर, ठीक है। अब तुमने कहीं पे उसको दीवार खड़ी कर दी और रिवर का फ्लो रोक दिया, तो वो जितना भी वाटर आ रहा है वो वहाँ आ के रुके जा रहा है,
रुकता जा रहा है वो वाटर। तो अब उसमें जितनी भी अलग अलग तरह की चीज़ें, मिट्टी, सैंड, व्हाटएवर जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सारी क्या हो रही है, वहाँ पे सेटल होती जा रही है, ठीक है, वहाँ पे सेटल होती जा रही है, सेडिमेंटेशन होता जा रहा है वहाँ पे। अब वहाँ पे क्योंकि सेडिमेंटेशन होता जा रहा है इतना ज़्यादा, तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो सबसे पहले उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जो एक्वेटिक लाइफ है उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको जो है इतने ज़्यादा सेडिमेंटेशन की आदत नहीं थी, ठीक है। सेकेंडली क्या हो रहा है कि क्योंकि जो है अब पानी आ गया है, तो जो फार्मर्स हैं उनको अब पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो ये सारे फार्मर्स क्या ग्रो करने की कोशिश करते हैं अपने फील्ड्स पे ऐसे क्रॉप जिनको पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि जो मोस्टली जो ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। तो अब इनको क्या चाहिए, अब पानी आ गया है तो ये लोग इस तरह की चीज़, सारे ही फार्मर्स उस तरह की चीज़ें उगाएंगे जिसमें ज़्यादा पानी लगता है, क्योंकि अब वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इससे हो क्या रहा है कि एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जा रहा है। पहले फार्मर सब कुछ उगाते थे, सब कुछ लगाते थे, ठीक है, लेकिन अब जो है जो ज़्यादा मतलब जिसमें ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड है सिर्फ वही लगा रहे, तो एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जा रहा है। अब क्योंकि ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड है और वो पानी कहाँ से, मतलब पानी रिक्वायर्ड इन द सेंस पानी अवेलेबल है फार्मर्स को अपनी सॉइल पे डालने के लिए, ठीक है। अब ये जो वाटर है वो कहाँ से आ रहा है, वो नदियों से आ रहा है और वो नदी वहाँ पर जाके रुक गई है, ठीक है। तो अब ये जो नदी वहाँ पर रुक गई है उसमें बहुत ज़्यादा जो है हमने क्या सेडिमेंटेशन हो रहा है। तो अब क्या प्रॉब्लम हो रही है उसमें कि ये जो वाटर है बहुत ज़्यादा सैलीन हो चुका है, मतलब नमकीन हो चुका है, मतलब समुद्र जितना नहीं पर फिर भी नमकीन हो चुका है, ठीक है, इतने सेडिमेंटेशन के कारण। तो अब ये पानी जो है खेतों में जा रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वहाँ की जो वाटर है, यहाँ का जो सॉइल है, बेसिकली वहाँ की जो मिट्टी है वो ज़्यादा सैलीन होने लग रही है, ठीक है। तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है ज़्यादा पानी यूज़ करने से, ज़्यादा पानी नहीं, ज़्यादा सैलीन पानी यूज़ करने से, मतलब नमकीन पानी को यूज़ करने से, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंडली क्या डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। डिस्प्यूट कैसे हो रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में अगर किसी ने डैम लगा दिया तो वो जो पानी है कहीं और स्टेट में जा रहा है, ठीक है। अब मुझे कुछ नदियों का पता नहीं हो कैसे फ्लो कर रही है, मैं उसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर महाराष्ट्र में उन्होंने डैम्स लगा दिया है कहीं किसी भी नदी पे, अब वो नदी जो है किसी और स्टेट में जा रही है, तो तुमने तो अपना डैम लगा दिया, तुम्हारा पानी रुक गया, लेकिन वो पानी जो दूसरे स्टेट में जाता था उसको भी तो उसकी नीड थी ना, उसको भी उसकी ज़रूरत थी। तुमने तो मस्त अपने एरिया पे डैम लगा दिया, लेकिन अब वो क्या करेंगे, वो जो दूसरा स्टेट है उसको भी तो ज़रूरत पड़ रही है पानी की, वो क्या करेंगे। तो ऐसे करके डिस्प्यूट हो जाते हैं, अलग अलग लोगों में डिस्प्यूट हो जाए, अलग अलग एरियाज़ में डिस्प्यूट हो जाते हैं कि तुमने डैम लगा दिया, हम पानी यूज़ नहीं कर सकते, अब हमारे नीड्स हैं अब, तो इस तरह की चीज़ें, तो डैम्स इस तरह के डिस्प्यूट्स भी करते हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि मोस्टली मतलब जो डैम्स का एक जो एडवांटेज है वो बताया गया कि फ्लड को कंट्रोल करता है क्या, डैम्स। लेकिन सही है, अगर बहुत फ्लड है और तुमने बहुत ही अच्छे से लगाया तो हो सकता है कि फ्लड को कंट्रोल करे डैम, लेकिन मोस्टली क्या हो रहा है, ज़्यादा डैम लगा देने से और फ्लड बढ़ जाता है, क्योंकि बेसिकली हो तो ये रहा है ना कि पानी को रोक रहा है, पानी को एक जगह पे रोक रहा है। तो अगर पानी ऐसे अगर मे बी फॉर नेचुरल कॉसेज अगर पानी बहुत ज़्यादा हो गया है और तुमने अपनी सिटी में 3 डैम्स लगा के रखे हैं तो कितना सारा पानी हो जाएगा, ठीक है। तो वो फ्लड कंट्रोल के बजाय फ्लड लेकर आ जाएगा डैम, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, जो फ्लड कंट्रोल था एडवांटेज था हमारा, वो भी एक डिसएडवांटेज बन गया। दूसरी चीज़ क्या कि जब भी कहीं पे डैम बनता है तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो मतलब वहाँ के जो बेसिकली लोकलाइट्स हैं, उनको वहाँ से मूव होना पड़ता है, उनको अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ती है। तो जो पुअर फार्मर्स होते हैं, जो भी पुअर वहाँ के लोग होते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, उनको बस वहाँ से हटना पड़ता है। और वहाँ के जो अमीर लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं वहाँ पे, उनको फ़ायदा मिलता रहता है सरकार की तरफ से कि हाँ भैया हमने तुम्हारी ज़मीन को यूज़ किया है तो हम तुम्हें थोड़ा प्रॉफिट देते रहेंगे। तो इस तरह के सारे फ़ायदे अमीरों को होते हैं, लैंडलॉर्ड्स को होते हैं, लेकिन वहाँ के जो गरीब है उनको कुछ नहीं मिलता, उल्टा उनका जो लाइवलीहुड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनको कहीं और मूव होना पड़ता है। तो ये सारे जो है इतने सारे हमने देखा कि डैम्स के डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है, किस तरीके से डैम कितना हार्मफुल बन रहा है, जो कि हमने एक एडवांटेज के लिए बनाया था, अपने आप को ग्रो करवाने के लिए बनाया था, लेकिन किस तरीके से वो एक डिसएडवांटेज बनता जा रहा है, ठीक है। तो पहले डिसएडवांटेज लिख लो।
हाँ हाँ हाँ, उसी टॉपिक में। ठीक है, इसके आगे अपना आखिरी टॉपिक बचा हुआ है क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब तुम लोग को पता होगा क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब तुम रेन वाटर जो आ रहा है तुम उसको कलेक्ट करते हो कहीं पर भी, ठीक है, और तुम उस कलेक्शन का, उस वाटर कलेक्शन का कहीं पे भी यूज़ करते हो। दिस सिंपल इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तुम लोग से कोई डेफिनेशन तो पूछने वाला है नहीं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। ठीक है, तुम लोगों को एग्जाम्पल्स याद करने तुम्हारे बुक में कि भाई कहाँ कहाँ पे जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी गई है देश में, और किस कौन कौन से जो बेसिकली टेक्निक है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं वेस्टर्न हिमालयास, ठीक है, गुल्स और पुल्स वर डिवीजन चैनल फॉर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इन्होंने ये कुछ है गुल्स और पुल्स, ठीक है, कहाँ पे, वेस्टर्न हिमालयाज में। ये एग्जाम्पल्स तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में जो है आने वाला है। तो वेस्टर्न हिमालयाज में गुल्स और पुल्स, ठीक है, इन्होंने चैनल्स बना के रखे हैं। चैनल्स मतलब कि बेसिकली गलियाँ बना के रखी हैं, जिसमें क्या होगा कि जो वाटर होगा वो कलेक्ट होगा और फिर उस वाटर को लोग कहाँ पर यूज़ करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे।
जैसे इस चैप्टर में एग्जांपल्स वगैरह क्या होते हैं? हाँ, एग्जाम्पल्स को अच्छे से, मतलब क्योंकि सारा डाटा, जितना भी डाटा है बुक में, डाटा पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही पूछ सकते हैं। तुम लोग भी अगर सोचो कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो सबसे पहले वही याद आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया वेस्टर्न हिमालयाज। फिर राजस्थान, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे कॉमन रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि वो अपने छत पे जो है एक कलेक्शन बना लेते हैं और वहीं पे जो है सारा वाटर कलेक्ट होता रहता है। तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में इंडेशन चैनल फॉर इरीगेशन, एरीड एंड सेमी एरीड रीजन्स में एग्रीकल्चर फील्ड्स वर यूज्ड एज रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स दैट इनेबल्ड द रेन वाटर टू बी स्टैग्नेंट एंड मेक द सॉइल मॉइस्ट। तो एरीड एंड सेमी एरीड रीजन्स में, एरीड मतलब कि जहाँ पे जो है पानी इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, मतलब पानी इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ की बात हो रही है कि एरीड और सेमी एरीड, मतलब कि सेमी एरीड बेसिकली वो सॉइल की बात हो रही है। ठीक है, तो एरीड जगह और जो सेमी एरिड जगह है, ठीक है, सेमी मतलब कि आधी सूधी जो एरिड जगह है, वहाँ पे जो है क्या होता है कि वहाँ पे जो है चैनल्स बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे जो इरिगेशन हो, ठीक है, और वहाँ की जो मिट्टी हो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है अलग अलग जगह पे देश में। ठीक है, अपन को यही देखना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यही देखनी है तुमको, तो ये भी लिख लो।
अरे रूफ टॉप मतलब कि जो तुम्हारी रूफ होती है घर की, उसके ऊपर तुमने कोई कलेक्शन रख लिया, उस पर पानी जो है इकट्ठा हो रहा है, तो उसको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो हम कौन सा नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हम एग्रीकल्चर में क्या देखने वाले हैं, बेसिकली सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली एग्रीकल्चर ही है जो देश के लिए फूड लेकर आ रहा है। देश के लिए क्या, वो तो हम इंडिया से तो कहाँ कहाँ जाके फूड जो है बिक रहा है। ठीक है, इंडिया में जो है बहुत सारे फूड की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। ठीक है, कहीं हर क्रॉप पे या तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होगा या तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है इंडिया में वो क्या है, एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और एग्रीकल्चर जो है अगर एसिन भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमारे लिए खाना लेकर आ रहा है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो अब अपन देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली हम इंडिया पे फोकस कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं फार्मिंग एंड इट्स टाइप्स, मतलब फार्मिंग के क्या अलग अलग तरह के कितने अलग अलग तरीके से जो है लोग फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फार्मिंग इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि भैया कौन सा जो फार्मर है या कौन सा जो फील्ड है वो कौन से एनवायरनमेंट में है, वहाँ के बायोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, उस पर सबसे पहले उनके फार्मिंग टेक्निक वो होती है। अब जैसे कि डेजर्ट हो गया, तो वहाँ पे अगर डेजर्ट नहीं मतलब फिर भी, लेकिन अगर थोड़ी सी ऐसी जगह है राजस्थान और गुजरात साइड जहाँ पे पानी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो ये लोग ऐसे क्रॉप्स नहीं उगाएंगे जहाँ पे जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है। वो इस तरह के क्रॉप्स उगाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से जो है फार्मिंग के जो मेथड्स भी हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, और किसको कौन सा क्रॉप लगाना है वो भी चेंज होता रहता है। तो सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करता है कि तुम्हारा जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ का क्लाइमेट है, वेदर है, वो किस तरीके का, ये पहले तो डिटरमाइन करता है तुम्हारी फार्मिंग। दूसरी क्या, कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो जो एरिया है वो कितना रिच है, रिच इन द सेंस या कितना एजुकेटेड है, कि जो फार्मर है उसको कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है या कितनी टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर सकता है अपनी फार्मिंग में। तो ये भी जो है फार्मिंग को अलग अलग तरीके से मोल्ड करता है। ठीक है हाँ, तो जो है ये कुछ चीज़ें हैं जो फार्मिंग को डिटरमाइन करती है। अगर हम फार्मिंग के टाइप्स देखें तो सबसे पहला जो फार्मिंग का टाइप है वो क्या है, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। ठीक है, सॉरी, तो जो भी है इस फार्मिंग में क्या होता है, बेसिकली ये सबसे एंशेंट बोलेंगे इस फार्मिंग को, क्योंकि अब ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये जो फार्मर्स होते हैं बेसिकली मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं। मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं किस लिए, पानी के लिए, कि जो मानसून है वो उनके लिए पानी लेकर आएगा, उससे जो है इनकी फील्ड इरीगेट होगी। सेकेंडली ये लोग क्या करते हैं कि इनका वो रहता है कि जो सॉइल है, तुम लोगों को पता ही है कि सॉइल की जो इरिगेशन पावर है या फिर बोल सकते हैं सॉइल में जो फर्टिलिटी है वो कुछ सालों तक की रहती है। ठीक है, कुछ सालों के बाद उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक लैंड को जो है खाली करते हैं। खाली कैसे करते हैं, वहाँ पे पेड़ लगे होंगे या जो है कुछ भी पेड़ ही लगे होंगे बेसिकली। तो अगर वो क्या करेंगे, अपने लिए अपने क्रॉप्स को लगाने के लिए उन पेड़ों को काट देंगे, उस जगह उस फील्ड को खाली कर देंगे। उस फील्ड को खाली करने के बाद उस पर कल्टीवेट करेंगे। कुछ साल उस पर कल्टीवेट करने के बाद फिर वो क्या करेंगे, नेक्स्ट लैंड पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा पेड़ मतलब दूसरे पेड़ काटेंगे, दूसरी लैंड को खाली करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये प्रिमिटिव फार्मिंग जो है ये इस तरीके से होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो तुम सिर्फ मानसून पे डिपेंडेंट हो तो तुम ज़्यादा क्रॉप्स नहीं लगा सकते, तुम्हारे ऊपर कुछ लिमिटेशंस होंगी। सेकेंडली क्या, कि तुम इतने ज़्यादा लैंड का उपयोग अब नहीं कर सकते जब लैंड की इतनी शॉर्टेज हो चुकी है और लैंड के प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि लैंड की शॉर्टेज हो चुकी है। ठीक है, इसलिए तुम लैंड का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ क्या, कि पेड़ जो है उनको काटा जा रहा है क्रॉप्स लगाने के लिए। तो ये भी एक बुरी बात है, क्योंकि क्रॉप जो है वो तो साल भर में लग जाता है। ठीक है, और तुम्हें पैसा दे देते हैं और तुम उससे खुश हो जाते हो, लेकिन जो वो पेड़ है वो तो कितने सालों में लगा है, कितने सालों में वो इतना बड़ा हुआ है। तो ये फार्मिंग जो है एक बहुत जो है इफेक्टिव फार्मिंग नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, सेकंड क्या, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इंटेंसिव फार्मिंग मतलब क्या, कि ये एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है। ठीक है, मेहनत भी रिक्वायर्ड है, साथ में बहुत ज़्यादा इरीगेशन भी रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड है। तो ये उस तरह के जो क्रॉप्स हो गए या उस तरह की जो सिस्टम हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा लेबर लग रही है। लेबर इन द सेंस जैसे कि जब इंसान दिमाग से सोचता है कि हाँ हम इस टाइम पे, हमने पहले पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था जो पहला चैप्टर
चैप्टर था शायद, या फिर 9th वालों को, तो आई डोंट नो। तो उसमें क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ किया था। हाँ 9th में पढ़ा था तुम लोगों ने विलेज पालमपुर, तो उसमें वो लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का जो है इस्तेमाल करते हैं। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का जब वो इस्तेमाल करते हैं तो HIV सीड्स वो अभी बाद में, पर वो लोग सबसे जो पहला स्टेप होता है वो क्या करते हैं कि एक ही लैंड पे बहुत सारे क्रॉप्स लगाना चालू कर देते हैं। तो इससे होता यह है कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है। तो अगर तुम इस तरह की चीज़ें कर रहे हो तो अगेन वो बहुत ही ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड वर्क है, ठीक है, तुम्हें अच्छे अमाउंट में वाटर चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए। तो जब चीज़ें होती हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। अब जो थर्ड जो है वो क्या है, कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में मतलब कि क्या, जब तुम पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, पूरे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो, और तब जब तुम फार्मिंग करते हो, ठीक है। जब पूरे ये जो HIV सीड्स हो गए और ये इन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद जो तुम फार्मिंग कर रहे हो वो बेसिकली क्या होगा, कमर्शियल फार्मिंग हो गई, ठीक है। तो इन सब के बारे में लिख लो।
बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे प्रिमिटिव। कौन सा? यही स्लैश एंड बर्न, प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव टूल्स मतलब कि वही पुराने टूल्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना, वही जो 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 भी काटने पीटने के जो भी उनके सामान होते हैं, जो पुराने एंशिएंट टाइम पे जो यूज़ करते थे, वही प्रिमिटिव मतलब ही वही है, पुराने चीज़ों का इस्तेमाल करना। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे वो लोग, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ट्रक से नहीं कर रहे वो लोग सारा काम, वो लोग क्या कर रहे हैं, हाथों से जो है सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस वजह से इसको बोला है कि ये लोग क्या करते हैं, प्रिमिटिव टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्लैश एंड बर्न क्योंकि ये लोग बर्न कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर को। स्लैश एंड बर्न क्योंकि ये लोग वहाँ, मैंने क्या बोला कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एक एरिया को पकड़ रहे हैं, वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे कुछ भी लगे हुए हैं उनको वो लोग ख़त्म कर रहे हैं। कैसे? बर्न करके, उसको जला के वो लोग उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब जब वो साफ़ हो गया तो अब उस पर वापस क्या बोलते हैं, मतलब अपना क्रॉप्स लगा रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं। और जब वहाँ पे उस लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म, तो अब वो एक नए लैंड को इसी तरीके से जो है बर्न करेंगे और फिर वहाँ पे क्रॉप्स लगाना चालू कर देंगे। इसलिए इसको क्या कहा है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर।
क्या लिखा हुआ है? इट रिक्वायर डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स। ठीक है, बायोकेमिकल इनपुट्स समझ आ रहा है तुम लोगों को? बायोकेमिकल इनपुट्स मतलब कि जो जो नेचुरल फर्टिलाइज़र जिसको कहते हैं, ठीक है, नेचुरल खाद जिसे कहते हैं, जो कि गोबर वोबर और इन सारी चीज़ों को केचुए वेचुओं को मिला के जो बनता है उसको हम कहते हैं बायोकेमिकल इनपुट्स। ठीक है, क्या मॉडर्न इनपुट्स मतलब सारे मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वेल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके की चीज़ें। और जो हम पहले हाथों से काट रहे थे, हाथों से हार्वेस्टिंग कर रहे थे, अब हम ट्रक्स का इस्तेमाल करेंगे, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, सारे मॉडर्न तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग जो इससे पहले वाला जो फार्मिंग था उसमें हम बायोलॉजिकल इनपुट डाल रहे थे, ठीक है, बायोलॉजिकल इनपुट मतलब कि नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे उसको, उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। सारी चीज़ें क्या है, मॉडर्न। क्या इंसेक्टिसाइड, जो कि ऐसी दवाइयाँ जो कि इंसेक्ट्स को मारती हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, दवाइयाँ, मतलब मॉडर्नाइजेशन हो गया। तो वही
ठीक है। तो ये अपने फार्मिंग मेथड्स हो गए, ठीक है। अब अपन किस पे आ रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स पे आ रहे हैं, ठीक है। ये अपना जो दूसरा चैप्टर है, सॉरी दूसरा टॉपिक है वो क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो जो अगर अपन इंडिया में देखा जाए, मतलब इंडिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो हमारे 3 टाइप के जो है क्रॉपिंग सीजन्स हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है अपना राबी क्रॉप्स, ठीक है, राबी क्रॉप्स। अब ये राबी क्रॉप्स क्या है, दीज क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। अब यहीं पे अपन को ये मंथ याद रखना है इसके, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अक्टूबर, राबी क्रॉप्स के बारे में अगर अपन देखें तो अक्टूबर टू दिसंबर इनको सोन किया जा रहा है। सोन मतलब कि बीज लगाई जा रही है इनके बारे में, तो इनके लिए, तो ये किसके बारे में, राबी क्रॉप्स के बारे में। अक्टूबर टू दिसंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे बीज लगाए जा रहे हैं अपने मिट्टी में। फिर क्या हो रहा है, दे आर हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। हार्वेस्टेड मतलब कि अब उनकी कटाई जो हो रही है वो कब हो रही है, अप्रैल टू जून में राबी क्रॉप्स की कटाई हो गई है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स आर, अब जो एग्जाम्पल्स है राबी क्रॉप्स के वो क्या है, वीट हो गया, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, जो राबी क्रॉप है यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, वो उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका क्या बोलते हैं, सोन का जो सीज़न है, उसका हार्वेस्ट का जो सीज़न है बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डेटा वाले पार्ट पे ध्यान रखना अपन को, ठीक है। ये हो गया राबी क्रॉप्स। अब अपन आ रहे हैं खारिफ क्रॉप्स पे, ठीक है। खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं, दे आर सोन ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ मानसून इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। ऑनसेट ऑफ मानसून मतलब कि अब मानसून आने वाला है, तो हमने क्या किया, बीज लगा दिए मिट्टी में। क्यों, क्योंकि थोड़े टाइम बाद जो नेचर है वो पानी बरसाएगा, तो हमारे जो लैंड है वो अपने आप इरीगेट हो जाएंगे, और हमने जो पहले से बीज लगा के रखे थे वो जो है लगना चालू हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो जब ऑनसेट ऑफ मानसून पे जो खारिफ क्रॉप्स है उनको लगाया जाता है, उनको सोन किया जाता है, ठीक है। देन व्हाट, वाइल हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। और फिर इनको हार्वेस्ट कब, इनकी कटाई कब हो जाती है, सितंबर टू अक्टूबर के मंथ में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट खारिफ क्रॉप्स आर पैडी, मेज, बाजरा, पल्सेस, जवार, सोयाबीन, ठीक है। इसके आगे जो लास्ट क्रॉप है वो क्या है, जेद क्रॉप्स इन बिटवीन द राबी एंड खारिफ सीजन, ठीक है। राबी कब सोन किया जा रहा था अपना, क्या बोलते हैं यहाँ पे, अक्टूबर टू दिसंबर, और ये कब सोन किया जा रहा था, थोड़ा बारिश से पहले, ठीक है, क्या, अपना खारिफ, ठीक है। तो इन दोनों के सीज़न के बीच में कहीं इसका सीज़न आता है, ठीक है। देयर इज़ अ शॉर्ट समर सीजन नोन एज जेद सीजन, ठीक है। अब क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन द जेद सीजन इंक्लूड द वाटरमेलन, मस्क मेलन, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। तो ये होते हैं तीनों जो अपने देखे अपन ने, 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं। अपन को क्या याद रखना है इसमें, उनके मंथ याद रखना है, ठीक है। मंथ याद रखना, बस यही इंपॉर्टेंट है, मंथ याद रखना और एक एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे का अपन एग्रीकल्चर जो बचा हुआ है वो अपन अगली क्लास में कर लेंगे। जैसे सोन जो होती है अक्टूबर टू दिसंबर सोन होती है, और हार्वेस्ट अप्रैल टू जून होती है, तो ग्रोन का वो टाइम होती है इसके बीच में अक्टूबर से दिसंबर उसको लगाया गया, फिर जो भी है उसको इरिगेट किया गया, तो वो लगी तो रही है ना, वो जी नहीं, उसने जी अपनी लाइफ, अक्टूबर टू दिसंबर उसको लगाया गया और फिर अगले साल अप्रैल में उसको काट लिया गया, उसके बीच में तो ग्रो ही हो रही है ना।